Hello guys and welcome back to my YouTube channel Barrister Babu. As you know that I have started this BNS series. In last two videos I covered up to definition clauses. Now from this lecture I start from section 3 general explanation. Now firstly we have to understood what is the meaning of general explanation. As you can see in the definition clause, throughout the Sahita every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in chapter entitled general exception, though those exceptions are not repeated in such definition penal provision और illustration. देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम जो भी पूरे बीएनएस में कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी इलस्ट्रेशन है, कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी ऑफेंस डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे, उसके बिना नहीं पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे कुछ एक्ट ऐसे हैं जो हमारे जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, जिनकी हमारी लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी बिल्कुल जीरो है. जैसे कि इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि दी सेक्शन इन द संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस. देखिए इसमें सबसे पहले ये बात लिखी गई है कि कोई भी चाइल्ड, जैसे हमारी, आप सबसे पहले ये बात समझिए, जब हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे उसमें चाइल्ड को जो है हमारी एज को इम्यूनिटी मिली गई है क्रिमिनल लाइबिलिटी से. सबसे पहले अंडर द एज ऑफ 7 ईयर एंड सेकंड इज अप टू 12 ईयर. इनका मतलब ये है कि अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा है, 12 साल से कम का बच्चा है, वो कोई भी ऑफेंस करता तो उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे. भले ही वो एक ऑफेंस है, लेकिन हम उसको क्राइम, लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्राइम नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे एक बच्चे के अंदर मेच्योरिटी नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए कि उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या उसका नेचर है, क्या ये करना सही है या गलत है. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 7 साल के कम का बच्चा अगर कोई है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो क्राइम नहीं कमिट कर सकता. वो क्राइम कमिट कर सकता है, लेकिन हम उसको जनरल एक्सेप्शन में ये पढ़ेंगे कि नथिंग इज एन ऑफेंस. देखिए यहाँ पे मेंशन है नथिंग शैल बी एन ऑफेंस. वो एक ऑफेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली गई है, हमारी लॉज है कि 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई भी होगा तो उसको हम कोई भी लाइबिलिटी उसके ऊपर फिक्स नहीं कर सकते. उसको किसी भी एक्ट के लिए, क्राइम के लिए उसको हम गिल्टी नहीं कह सकते. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन भी. अब ये याद रखिए, जब भी आप कभी भी जनरल एक्सेप्शन पढ़ो या उसका कोई भी सेक्शन आप डिफाइन करो, कहीं भी लिखो, उसमें जो चाइल्ड का डोली इन कैपेक्स का उसके साथ ये एक्सप्लेनेशन, ये इलस्ट्रेशन आप जरूर मेंशन करें, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी. नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड्स जेड हु हैज कमिटेड मर्डर. एक पुलिस ऑफिसर है जो कि जेड को पकड़ता है बिना वारंट के, जिसने कि एक मर्डर कमिट किया है. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement. यहाँ पे A जो पुलिस ऑफिसर है उसको कोई भी ऑफेंस उसके ऊपर नहीं है, कोई भी उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होगी उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए. फॉर ही हैज, क्योंकि वो एक बाउंड है बाय लॉ के, क्योंकि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें वो विदाउट वारंट, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, किसी को भी अरेस्ट कर सकता है. देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है देयरफॉर द केस फॉल विद इन जनरल एक्सेप्शन. क्योंकि इसका जो भी इसने एक्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने, वो जनरल एक्सेप्शन में जो है फॉल करता है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू, जिसको लॉ ने उसको पावर दी हुई है वो काम करने के लिए, वो उससे बाउंड है, वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता या अपनी ड्यूटी वो कंप्लीट करता है. तो उसमें किसी को भी कोई भी हट होता है, किसी को वो पकड़ता, कहीं भी ले जाता, तो उसके लिए वो गिल्टी नहीं हो सकता. उसको हम ये नहीं कह सकते उसने इलीगल तरीके से हमको पकड़ा या रात को पकड़ा, दिन को पकड़ा. उसको एक लॉ ने पावर दी हुई है उस पब्लिक ऑफिसर को. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका सब क्लोज 2(3) का. एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन दिस इन पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ संहिता इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन. इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे कुछ बताया गया, कुछ भी एक्सप्लेन किया, उसको सभी पूरे हम बीएनएस में उसके साथ पढ़ते हुए चलेंगे. कन्फर्मिटी मतलब उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पढ़ते चलेंगे, सिर्फ एक अलग से नहीं पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन ए प्रॉपर्टी इज इन द, इसका सब क्लोज 3 है. व्हेन ए property is in the possession of person, spouse, clerk, servant on account of that person, it is in that person position within the meaning of this संहिता. इसका मतलब देखिए सिंपल ही है, अगर किसी पर्सन की वाइफ या हस्बैंड है, क्लर्क है, उसका सर्वेंट है, और उस पर्सन के बिहाफ पे वो पर्सन उस चीज को पजेस करके बैठा, उस चीज को अपने पास लेके बैठा, या उसके ऊपर हमने ये दे दिया कि भाई जब तक, जैसे कोई भी ओनर है हाउस का, वो उसके घर में सर्वेंट रहता है, जब वो ड्यूटी पे जाता है, अपने वर्क पे जाता है और शाम को आता है, तो सुबह से लेके शाम तक जितनी भी
उसका जो घर में चीजें हैं, उसका कुछ भी काम है वो करता हो, क्यों? उस बिहाफ पे। तो यही हम मानेंगे कि जो पर्सन बाहर अपने काम पे गया है, वर्क पे गया है, और जो वहां पे उसका सर्वेंट है, क्लर्क है, वो उस पर्सन की ही पोजेशन में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक क्लर्क की पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है। हम यही मानेंगे वो प्रॉपर्टी जो है वो उस लैंडलॉर्ड ओनर के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी है, और उसी के पोजेशन में ही है। भले ही वो क्लर्क से कोई भी थेफ्ट करके ले जाए, कोई रॉबरी करके ले जाए, तो यही मानेंगे कि हम उस लैंडलॉर्ड, उस ओनर के अगेंस्ट ये क्राइम कमिट हुआ, उस सर्वेंट या क्लर्क के नहीं। इस चीज को आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन क्लियर किया हुआ है। ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट। अगर किसी को हमने टेम्परेरी बेस पे भी हायर किया हुआ तो भी हम उसको यही मानेंगे कि वो क्लर्क सर्वेंट है, और वो उसी की डेफिनेशन में आएगा। ये नहीं कि परमानेंट होना चाहिए। अगर कोई टेम्परेरी भी है, या एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, तो वो परमानेंट ही माना जाएगा। उसमें टेम्परेरी और परमानेंट का कोई वो है नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब क्लॉज 4 की। इन दिस पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे हमारे पार्ट में, बीएनएस में कहीं भी अगर कोई अलग से बात दी हुई, कहीं पे कुछ प्रोवाइजो, कुछ एक्सेप्शन दी हुई, उस चीज को छोड़ते हुए जो कि इसके कन्फर्मेटिव में नहीं है, इसके साथ मैच नहीं कर रही है, कोई भी वर्ड जहाँ पे एक्ट लिखा हुआ वो एक्ट इलीगल ओमिशन के साथ साथ जोड़ा जाएगा। अगर किसी ने, आपने कोई एक्ट किया है और उस एक्ट में आपकी कोई इलीगल ओमिशन आपने कर दी, जहां आपकी ड्यूटी थी आपने वो ड्यूटी कंप्लीट नहीं की, तो भी हम उसको एक्ट ही मानेंगे। एक्ट और ओमिशन हमने क्या है वो डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ लिया, आप उसको प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब क्लॉज 5 की, जो कि एक कॉमन इंटेंशन से डील करता है। देखिए कॉमन इंटेंशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मैं कहूँगा, और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जैसे कि हमारी सिमिलर टर्म्स हैं कुछ, कॉमन इंटेंशन होगी, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, ये और सिमिलर इंटेंशन होगी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको सिंपल से मीनिंग में आपको बता दूं। कॉमन इंटेंशन का मतलब है, कॉमन इंटेंशन का हमारा सिंपल सा मीनिंग है मीटिंग ऑफ माइंड प्रायर टू द एक्ट। आप कभी भी कोई एक्ट करने जाते हो, उससे पहले दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की, जहां पे आपका माइंड, आपके आइडियाज, आपका पर्पस मैच हो जाता है, आप एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हो, उसको हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय ए सेवरल पर्सन। जहां पे कोई भी एक मिनट, हाँ जी, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय ए सेवरल पर्सन, जहां भी कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन के साथ, सेवरल पर्सन ने उसको किया है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। इन फर्दरेंस का मतलब है कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए, जो हमारा पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मोटिव है, उसको काम करने के लिए हम जा रहे हैं, उस दौरान ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। उसका मतलब है वहां पे जितने भी लोग हमारे रहेंगे, जितने भी लोगों के साथ हम गए हैं या जो भी हमारे साथ गए हैं, वो सभी उस एक्ट के लिए लाइबल होंगे सेम मैनर, सेम उसी तरह से, जैसे कि इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उसने अकेले नहीं किया हो। या तो 3 लोगों ने एक काम कर दिया, तीनों ने नहीं किया, कोई इशू नहीं है। यदि एक ने भी वो काम जो है वो एक्ट किया है और 2 लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन 2 लोगों का उस थर्ड पर्सन के साथ हमारा इंटेंशन, हमारी मीटिंग्स, हमारे जो आइडियाज थे वो सेम थे, वो हमारे मैच कर रहे थे, हम एक दूसरे के साथ शेयर किया था, तो हम उसको यही मानेंगे। भले ही वो एक पर्सन ने किया है, वो बाकी के 2 पर्सन भी उसी के लिए लायबल होंगे। हम उनको ऐसे ही मानेंगे जैसे कि उन्होंने ही वो काम किया है, या फिर उन तीनों ने वो काम किया, या भले ही वो एक ने किया या तीनों ने किया, उस तीनों के तीनों वो पर्सन उसके लिए लायबल होंगे। देखिए इस चीज को हम कहते हैं जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब है, जॉइंट का मतलब है कि अगर एक करता है, एक पर्सन करता है और वो सेम ट्रांजेक्शन में वो कोई भी काम होता है, उसी फर्दरेंस में हम काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। अब आप सभी को जॉइंट ट्रायल किया जाएगा, उसको जॉइंट लाइबिलिटी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इसको कहते हैं जैसे किसी आपकी मीटिंग्स ऑफ माइंड है और एक्ट एक पर्सन ने किया है, लेकिन आपको पता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, भले ही 2 लोगों ने काम ना किया हो, एक ने किया, तो वो जो एक पर्सन ने काम किया वो 2 के ऊपर लाइबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। एक पर्सन काम करता है, उसके लिए बाकी का जो अदर्स मेंबर्स हैं, अदर जो ऑफेंडर हैं, वो भी उसके लिए लाइबल होंगे, वो ऑटोमेटिक उसकी रडार में आ जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है।
कॉमन इंटेंशन का, मीटिंग्स ऑफ माइंड होनी चाहिए प्रायर टू द एक्ट, हमारे एक्ट करने से पहले हम लोगों का आपस में आइडियाज शेयर होने चाहिए, सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये काम होगा या इसको ऐसे करना है, इस तरीके से नहीं करना, उस चीज को कॉमन इंटेंशन कहा गया है। कॉमन क्या है? कॉमन जहां दो लोगों की सेम चीज हो, एक ही जैसा हो, कॉमन मतलब कि सेम। इंटेंशन हमारी ये है उस ऑब्जेक्ट को अचीव करना, इंटेंशन का मतलब होता है सिंपल ये। अब नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। यहाँ पे केसेस तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आपको इतने पढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ 3-4 केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो इनकी बेस हैं कॉमन इंटेंशन को, जो क्लियर करते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक आप टर्म देख रहे होंगे इस डेफिनेशन में, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसको जो है रेग वर्सेस क्रूज एक केस था, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था। इस केस में आपको मैं बता दूं सिंपल सा, एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी को अरेस्ट करने जाता है किसी के घर पे, और जैसे ही वो देखता है कि ऑफेंडर देखते हैं कि भाई हाँ पुलिस हमें अरेस्ट करने आ रही है, तो वहाँ के बाकी के 2-3 लोग बाहर निकलते हैं अपने रूम से, और वो सभी के सभी उस पुलिस ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को उस पर अटैक कर देते। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा इंटेंशन हमारी यहाँ पे साथ थी। क्यों? क्योंकि वो हमें अरेस्ट करने आ रहा था, हमें पता थी कि भाई वो हमें अरेस्ट करेगा और अरेस्ट करने के बाद हमें अपनी कस्टडी में रखेगा। तो हमारा इंटेंशन क्या था कि हमें उसको अरेस्ट नहीं होना है, हमें उस चीज से बचना है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सभी के सभी लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे हमारी कॉमन इंटेंशन शामिल हुई थी, और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इस वर्ड को जो है इन फर्दरेंस है, इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, जिसको कि पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो यहाँ पे लास्ट लाइन है, इस इफ वर डन बाय हिम अलोन, तो इस चीज को ये डिफाइन करता है। ये जो सेक्शन है इसमें क्या होता है कि 4 लोग होते हैं, एक पोस्ट ऑफिस को वो जो है लूटने जाते हैं, तो वहाँ पे 3 लोग जो हैं वो अंदर, वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर जो होता है वहाँ पे, तो उसको जाके वो लूट रहे होते हैं, जैसे उसे कुछ पैसे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वीरेंद्र कुमार थे वो गेट के पास खड़े हो जाते हैं बाहर, ताकि वो देख सके कि बाहर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। उस चीज को सिर्फ नजर रखने के लिए, उस चीज को उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन 3 लोगों ने जैसे ही वो वहां से उससे पैसे छीन रहे थे, तो उन्होंने एक पर्सन ने उनमें से 3 ऑफेंडर्स में से गोली मार दी और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। जैसे ही वहां पे कुछ टाइम बाद पुलिस आती है वहां पे पकड़ने के लिए, वो 3 लोग फरार हो जाते हैं और वीरेंद्र कुमार को जो है वहां पे पकड़ लिया जाता है। कोर्ट में जब उनका ट्रायल चलता है तो वो कहते हैं कि सर मैंने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था, मैं तो देख रहा था कि ताकि कोई अंदर ना आए। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज को नोटिफाई किया कि आपकी यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है, भले ही आपने वो काम ना किया हो। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि वहां पे हम रॉबरी कमिट कर रहे हैं, वहां हम उससे पैसे लूट रहे हैं, और पैसे लूटने के दौरान आपको पता था कि वहां पे उसकी डेथ भी हो सकती है। आपके पास वेपन थे, वेपन यहाँ पे अपने आप में ही सफिशिएंट थे कि आपको नॉलेज थी कि भाई हम वेपन लेके जा रहे हैं। आप खेलने तो जाओगे नहीं वेपन के साथ, या कोई होली वाली वेपन तो वहां पे थे नहीं। तो वहां पे वेपन क्या थे, वो डेंजरस वेपन थे। अपने आप में आपको पता था कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें ये किसी भी पर्सन को, या सभी के सभी, या कोई भी एक पर्सन भी उसको जो है यूज कर सके उस वेपन को। तो यहाँ पे आपकी कॉमन इंटेंशन शो होती है, और उसके लिए इनको लाइबल किया गया भले ही उन्होंने वो एक्ट ना किया हो। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, एक देखिए क्वेश्चन सबसे बड़ा राइज होता है, क्या कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट अराइज हो सकती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कॉमन इंटेंशन का जो बेस है कि हमारी प्रायर टू द एक्ट मीटिंग्स ऑफ माइंड होना चाहिए। उस क्राइम को, एक्ट को करने से पहले हमारा मीटिंग्स ऑफ माइंड होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करनी होनी चाहिए। तो देखिए एक केस है ऋषि देव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी जो है डेवलप हो सकती है, हमारी मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। 3 लोग थे, 3 लोग किसी को अटैक करने गए, ठीक है, या फिर एक ही 2 पर्सन अटैक करने गए, तीसरा उसके साथ चल दिया। तीसरा वहां पे जा रहा था, तो जैसे ही वो उन पे अटैक करने लगे, तो उसी जिस पे वो अटैक कर रहे थे विक्टिम के ऊपर, उन्होंने उसके ऊपर वापस से अटैक कर दिया ऑफेंडर्स को। अब ऑफेंडर्स जैसे ही वो पिट रहे थे वहां पे, उसने कहा, जो थर्ड पर्सन वहां पे खड़ा था उनके साथ ही था, उसको कहा कि यार खड़ा खड़ा देख क्यों रहा, हमें बचाना, इसका सर फोड़, इसको मार, इसको हाथ तोड़, इसका पैर तोड़। तो जैसे ही इन फर्दरेंस इस एक्ट को वो करने के लिए आगे बढ़ा, और उसने जैसे उसका हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, या उसको गोली मारी, कुछ भी किया, उसको ग्रेवियस हर्ट किया, इंजरी की, कुछ भी किया उसको, तो यहाँ पे उसकी ऑन द स्पॉट जो है कॉमन इंटेंशन मैच हो गई। क्यों? हमारी इंटेंशन क्या थी, उस
इंसान को मारने के लिए, उस या फिर उसको जो हमारा एक्ट था, जो हमारा पर्पस था, उस चीज को अचीव करने के लिए, और अचीव में ही वो थर्ड पर्सन ने एक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक लाइबल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हमारी प्रायर टू दी मीटिंग प्रायर टू दी एक्ट ही हमारी जो है मीटिंग्स ऑफ माइंड हो। यहाँ पे दोनों चीज बताई गई है। हमारी सबसे पहली होनी चाहिए, एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, दूसरा दो से दो ज्यादा लोग होने चाहिए, तीसरी हमारी मीटिंग्स ऑफ माइंड होना चाहिए, और चौथा था हमारे इन फर्दरेंस होना चाहिए उस काम को करने के लिए हमारी। अब इस चीज को आप ऐड कर सकते हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन जो है ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक, क्या जो ऑफेंडर है जिसकी हम तीन लोगों की मीटिंग्स ऑफ माइंड है, देखिए यहाँ पे तीन लोगों ने प्लानिंग की कि डी नाम के बंदे को हमको मारना है, लेकिन मारने के लिए सिर्फ दो ही लोग गए, तीसरा एक्यूज जो था, ऑफेंडर जो था, वो उनके साथ नहीं गया। वो सिर्फ फोन पे ही उनको बता रहा था कि भाई, वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ आम भाषा में, तो वो उनकी रेकी कर रहा था। वो बता रहा था कि भाई वो पर्सन अब अपने घर से चल दिया है, वो आ रहा है, उसके पास क्या चीज है क्या नहीं, वो बाइक से आ रहा है, उसके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेला है। तो जैसे ही वो उनके साथ कनेक्ट कर रहा है, वो उनको टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा है, तो यहाँ पे भी वो एक्यूज की प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी नहीं है कॉमन इंटेंशन के लिए कि भाई एक्यूज भी उसी टाइम पे प्रेजेंट हो। हमारा सिर्फ मीटिंग्स ऑफ माइंड जरूरी है यहाँ पे। अगर हमारी मीटिंग्स ऑफ माइंड है तो ऑफेंडर जो है, वो पर्सन जो है, वो ऑटोमेटिक लाइबल हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर हमारी मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है, अगर हमारा सिर्फ एक्ट हुआ है, तो हम उस पर्सन को गिल्टी नहीं कह सकते, उस पर्सन को हम लाइबल नहीं कह सकते इस चीज के लिए कि आपकी भी कॉमन इंटेंशन थी। कॉमन इंटेंशन में हमारा मीटिंग्स ऑफ माइंड है। मीटिंग्स ऑफ माइंड ऑन द स्पॉट भी हो सकता है और प्रायर टू द एक्ट भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर द एक्ट हमारा मीटिंग्स ऑफ माइंड हो, उसका यहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं किया गया, ना ही वो उस चीज के लिए रेलिवेंट है, ना उस चीज को माना जाएगा कि हमारा बाद में मीटिंग ऑफ माइंड हुआ था। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक्ट से पहले और एक्ट के दौरान हमारा वहां पे मीटिंग्स ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। तो ये केस था JM देसाई वर्सेस स्टेट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई ऑफेंडर का, एक्यूज्ड का जो है प्रेजेंस जरूरी नहीं है ऑन द स्पॉट। आप भले ही किसी के साथ फोन पे कनेक्ट कर रहे हो, या आप सिर्फ, आपका मीटिंग्स ऑफ माइंड यहाँ पे जरूरी है। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ आपका मीटिंग्स ऑफ माइंड है। आपको पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारा काम है, क्या वहां पे हो सकता है, कौन सा हमको क्राइम कब कैसे एक्ट, कौन सा क्या करना है, सिर्फ यही एक कॉमन इंटेंशन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। क्या ये दोनों चीजें सेम है या ये दोनों चीजें अलग हैं? देखिए, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। देखने में हो सकता है ये सिनोनिम्स हो, बहुत सेम चीजें लग रही हो आपकी, भाई सेम इंटेंशन कॉमन इंटेंशन दोनों एक ही तो है, नाम का ही तो फर्क है। नहीं, इन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, मैं आपको इसका एक केस है, आप वो केस नोट कर लीजिए। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये इंडस रिवर वैली केस के नाम से भी फेमस है। इस केस को आप बता दीजिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, यहाँ पे प्रिवी काउंसिल का था शायद ये जजमेंट था। कॉमन इंटेंशन वर्सेस सेम इंटेंशन को जो जो यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन को जो है डिफरेंशिएट किया था। देखिए, कॉमन इंटेंशन में हमने पढ़ा था कि हमारा मीटिंग्स ऑफ माइंड होना चाहिए। मीटिंग्स ऑफ माइंड कब होना चाहिए? एक्ट को करने से पहले या एक्ट के दौरान हमारा मीटिंग्स ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। हम दो लोग पीटने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हम उसको पीटने जा रहे हैं, हम पीटेंगे उसको, तो ये क्या है? हमारी कॉमन इंटेंशन है। लेकिन कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन दोनों अलग चीज है। सेम इंटेंशन में आपकी भी वही इंटेंशन है कि जेड नाम के पर्सन को मारना है, ए पर्सन की जो है इंटेंशन, और बी पर्सन की भी इंटेंशन ये है कि जेड पर्सन को भी मारना है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन ए और बी है, उन दोनों ने आपस में अपने आइडिया शेयर नहीं किए थे, आपस में एक दूसरे को बताया नहीं कि भाई हम उसको कब, क्यों, कैसे मारेंगे। यहाँ पे इन दोनों का मीटिंग्स ऑफ माइंड्स नहीं है। जहां पे हमारा मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है, भले ही आपका वो सेम ट्रांजेक्शन में हुआ हो, लेकिन आप उसके लिए कॉमन इंटेंशन के लिए लाइबल नहीं होगे। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन बिल्कुल नहीं है, हमारी सेम इंटेंशन है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक पर्सन है ए, उसने जेड नाम के पर्सन को जो है पहले कभी अटैक किया उस पर, या पहले उनकी पहले कभी लड़ाई होगी। एक पर्सन ए है, उसकी लड़ाई किससे हुई? जेड पर्सन के नाम से। अब वही चीज कुछ टाइम बाद जेड पर्सन की जो है डी नाम के पर्सन से जो है लड़ाई हो गई। अब देखिए, यहाँ पे आप समझने बात कीजिए, ए की लड़ाई जेड से हुई, जेड की भी लड़ाई डी से हो गई। अब यहाँ पे एक्यूज कौन था? यहाँ पे ए की हुई थी जेड थे, और डी की भी जेड से हुई थी। यहाँ पे जेड पर्सन है। अब ए और जेड जो है अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं। ठीक है जी।
अब उन दोनों ने आपस में ना ही उनको पता कि भाई इसने पहले इसको मारा था या इसकी भी इससे दुश्मनी है, दोनों को एक दूसरे ए और डी पर्सन को नहीं पता कि हम दोनों के ऊपर जो अटैक या हमारे ऊपर जो ऑफेंस हुआ है, जो भी कोई भी एक्ट हुआ है, वो जेड पर्सन ने किया, दोनों को नहीं पता, लेकिन दोनों का मोटिव इंटेंशन एक है कि भाई हमें इससे अब बदला लेना है। अब किसी एक दिन जेड जो है कहीं से जा रहा था या रोड से निकल रहा था, कॉलोनी से निकल रहा था, कुछ भी आप समझ लीजिए, वहीं ए ने देख लिया कि भाई जेड जा रहा है, अकेला है। अब ए उसके पीछे पीछे आ गया जेड के। अब डी ने भी देखा, अब सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, आप सिंपल बताइए, ए उसके पीछे आया, ए ने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा गली में भी आगे पीछे कोई नहीं है, उसने जेड को पीटना शुरू कर दिया, अपना वो बदला लेना चाह रहा था, उसने स्टार्ट कर दिया। वहीं से ही डी आ जाता है अचानक से। अब डी ने देखा कि ए जो है वो जेड पर्सन को मारा जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। अब डी जो पर्सन है उसको ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करके वो भी उसको पीटने लगता है, और पीटते पीटते उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों का मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है। क्यों? ना ए को पता था कि डी आएगा, ना डी को पता था कि मुझे ए और मिलेगा। वहां पे दोनों की इंटेंशन सिर्फ ये थी कि हमें जेड को मारना है। यहाँ पे सेम इंटेंशन थी, उसको मारना या उसको इंजरी देना। सिर्फ हमारी इंटेंशन क्या थी? उसको जेड के लिए थी। हमारी एक दूसरे के साथ कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई हमने शेयर नहीं किया था, कोई हमारा प्लान नहीं था किसी को मारने का। ना ही हमने बताया था कि भाई हम 1 तारीख को, 2 तारीख को, किसी भी डेट को, या सुबह शाम दोपहर, बाइक पे, ट्रेन में, स्टेशन में, कहीं भी हम कहाँ उसको मारेंगे। एक दूसरे को, इन दोनों को, ए और डी को नहीं पता था। उन्होंने अपने आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किए थे। यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे सिमिलर इंटेंशन, सेम इंटेंशन। क्यों? क्योंकि दोनों का मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं था। ये था सिर्फ सिंपल क्या नाम है, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंशिएट। कॉमन में हमारी जो है मीटिंग्स ऑफ माइंड होती है, एक दूसरे के साथ हम आइडिया शेयर करते हैं, हम बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। और सेम इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन में हमारा मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं होता। देखिए सिंपल टर्म्स में ये मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक डिफरेंशिएट की वीडियो में अलग से इसको अपलोड कर दूंगा, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में, और कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में, एंड कॉमन इंटेंशन वर्सेस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, इन तीनों को एक अलग से मैं डिफाइन कर दूंगा, बता दूंगा क्या क्या है। लेकिन बेसिक उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको सिर्फ बताया है, कॉमन इंटेंशन क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलर इंटेंशन। क्या सिमिलर इंटेंशन कहीं पे डिफाइन हुआ? नहीं। देखिए अगर हम मैं ऑफिशियली इसको बात करूं तो पूरी आईपीसी में या बीएनएस में इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन हम इसको इंटरप्रेट करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस से, या फिर एक्ट की जो लैंग्वेज, इसमें लेजिस्लेशन की जो इसमें लैंग्वेज दी हुई है उसके थ्रू ही हम इसको समझ सकते हैं। देखिए इसका सब क्लॉज 6 जो है वो सिमिलर इंटेंशन, एक सब क्लॉज 6 एंड सब क्लॉज 9, ये दोनों चीज सिमिलर इंटेंशन से जो है डील करती हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सब क्लॉज 6 में बताया क्या गया है, वेन एवर एन एक्ट, जब भी कोई एक्ट हुआ होता है, विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, वो एक्ट क्रिमिनल सिर्फ उसी वजह से तभी बनता है जब हम उस एक्ट को एक क्रिमिनल नॉलेज से या इंटेंशन से करते हैं। डन बाय सेवरल पर्सन, देखिए यहाँ पे सेवरल पर्सन यूज हुआ है, विच इज डन बाय सेवरल, जो कि ज्यादा, 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा लोगों ने किया है। ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स, देखिए यहाँ पे आया हु ज्वाइन इन द एक्ट, जिस पर्सन ने उस एक्ट को ज्वाइन किया है, भले ही उन दोनों ने आपस में मिला नहीं है। देखिए यहाँ पे आप सब क्लॉज 5 एंड 6 की डेफिनेशन बस थोड़ा सा फर्क है। वहां पे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन बोला गया है, यहाँ पे हु ज्वाइन द एक्ट with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। उसको हम उसी तरह से लाइबल करेंगे जैसे कि उसने अकेले ने वो काम किया है। यहाँ पे ये सिमिलर इंटेंशन को डिफाइन करता है। जब यहाँ पे वर्ड हु जॉइन इन द एक्ट है, वहाँ पे अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ए जो है जेड को पीट रहा था, वहाँ पे डी अचानक से आ जाता है, वो भी उसको ज्वाइन करता है इंटेंशनली या उसी नॉलेज से ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो मारना था, उसकी इंटेंशन थी उसको डेथ कॉज करने की या उसको ग्रेवेस हर्ट देने की। उसने इंटेंशनली नॉलेज से अपने आप से वॉलंटरली उस एक्ट को जो है ज्वाइन किया था। ये क्या डिफाइन करता है? ये सिमिलर इंटेंशन डिफाइन करता है। यहाँ पे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का कहीं भी यूज नहीं हुआ है, कॉमन इंटेंशन कहीं भी यूज नहीं हुई है हमारी, यहाँ पे सिर्फ हु ज्वाइन इन द एक्ट यूज हुआ है, और यही हमारी चीज जो है सिमिलर इंटेंशन को जो है डिफाइन करती है। नेक्स्ट देखिए हम इसको आप लिंक करके पढ़ सकते हैं।
सब क्लॉज 9 को, वेयर सेवरल पर्सन आर इंगेज और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट डिफरेंट एक्ट। देखिए, जब भी कभी भी कोई पर्सन इंगेज होता है किसी भी क्रिमिनल एक्ट में, तो वो अपने एक्ट के लिए लाइबल होगा, दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपको उसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे से। एक मिनट, देखिए यहाँ पे पर्सन ए है, पर्सन जेड है एंड पर्सन डी है, ये तीन लोग हैं। ए की इन दोनों की जेड के साथ दुश्मनी थी। अब ए की इंटेंशन सिर्फ थी ग्रेवियस हर्ट करने की, ठीक है। उसको सिर्फ ये था कि भाई इसने मेरा हाथ तोड़ा था, मैं भी इसका हाथ तोड़ूंगा, मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन डी की जो उसकी एनिमिटी थी जेड के साथ, उसकी ज्यादा थी। उस जेड ने डी के जो भाई है उसको पहले मार दिया था, उसको डेथ कॉज कर दी थी उसकी। अब डेथ जो है अपने भाई का बदला लेना चाहता है, वो चाहता है, उसकी इंटेंशन है उसकी डेथ कॉज करने की, लेकिन उसकी इंटेंशन सिर्फ ग्रेवियस हर्ट की नहीं है, उसकी इंटेंशन है जेड को डेथ कॉज करने की। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ए जो है जेड को मारता है, डी ऑटोमेटिक उसको ज्वाइन करता है। सिमिलर इंटेंशन हो गई यहाँ पे, ना उसको पता था ना उसको पता था, अपने आप वॉलेंटरली उसको एक्ट में ज्वाइन कर दिया। ए ने सिर्फ उसको मार के छोड़ दिया, उसने बहुत पीटा, उसको बहुत पीटा, मतलब उसको ग्रेवस हर्ट हो गई। डी ने वहां पे आके उसके सर पे मार दिया, एक लोहे की रॉड थी वो उसने उसके सर पे मारी और उसकी ऑन द स्पॉट ही जो है डेथ हो गई, ठीक है। अब एक इन दोनों के एक्ट डिफरेंट है, सेम ट्रांजेक्शन है, सिमिलर इंटेंशन है, लेकिन ये दोनों अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे। यहाँ पे ए जो है वो जेड डी के साथ मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन ना डेथ कॉज करने की थी, ना ही वो उसने उस चीज उसी किसी वाइटल पार्ट पे उसके पे जो है हर्ट किया था, इंजरी दी थी उसको। उसकी इंटेंशन सिर्फ थी उसको ग्रेवियस हर्ट करने की और उसने ग्रेवियस हर्ट करके उसको छोड़ दिया था। लेकिन डी ने जो है उसको सिर्फ एक ही रॉड मारी उसके सर पे और जिससे कि उसको डेथ हो गई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेड डी जो है वो अपने एक्ट के लिए लायबल होगा मर्डर के लिए और ए सिर्फ अपने एक्ट के लिए लायबल होगा। देखिए इलस्ट्रेशन में इसको काफी अच्छे से और एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझ आएगा। ए अटैक जेड अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव provocation that his killing of Jed would be only culpable homicide not amounting to murder। जेड ने ए को जो है प्रोवोकेशन दी उसको मारने के लिए। अब ए ने जो है उसको उस प्रोवोकेशन में मारा जो कि सिर्फ एक उस अगर वो उसकी डेथ भी कॉज कर देता है तो वो सिर्फ उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्राइवेट डिफेंस में उसको प्रोवोकेशन में उसने उसको अटैक किया है। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड। अब बी की जो है उसकी दुश्मनी थी भाई, उसके उसके भाई को उसने मार दिया था। इंटेंटिंग टू किल हिम, अब उसकी इंटेंशन क्या थी? सिर्फ उसको मारने की। ए की इंटेंशन सिर्फ उसको ग्रेव एंड प्रोवोकेशन के हिसाब से ही वो उसको मार रहा था। अगर उसकी डेथ भी कॉज हो जाती है उस ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में तो वो माना मर्डर नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। एंड नॉट बीन हैविंग सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, और बी को कोई भी प्रोवोकेशन नहीं मिली थी जिससे कि बी भी उसको अटैक करे। असिस्ट ए इन किलिंग जेड, वो असिस्ट करता है, उसको हेल्प करता है ए को जेड को मारने के लिए। हेयर थो ए एंड बी बोथ आर एंगेज इन कॉजिंग जेड डेथ। यहाँ पे दोनों दोनों इंगेज हो गए जेड को मारने के लिए। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बी मर्डर के लिए गिल्टी होगा और ए सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा। क्यों? क्योंकि ए ने प्रोवोकेशन में उसको मारा था। वो डिफेंस ले सकता है कि भाई मैं एक्सेप्शन में फॉल करता हूँ, 300 की जो 5 एक्सेप्शन है उसकी फर्स्ट एक्सेप्शन में जो है मैं फॉल करता हूँ, इसलिए मेरा जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। बी यहाँ पे किसी को इसको कोई भी प्रोवोकेशन नहीं मिली, कोई भी हीट ऑफ पैशन नहीं है, किसी भी प्राइवेट डिफेंस में उसको उसने अटैक नहीं किया, सिर्फ उसने उसको असिस्ट किया है ए को मारने के लिए। उसकी इंटेंशन थी, यहाँ पे इंटेंशन देखिए शो हो रखी है, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड विद इंटेंटिंग टू किल हिम। उसकी इंटेंशन थी सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंशन उसको मारने की थी, यहाँ पे उसकी इंटेंशन कुछ और नहीं थी। तो यहाँ पे वो अपने एक्ट के लिए लायबल होगा क्योंकि यहाँ पे उसका डिफरेंट एक्ट है और डिफरेंट तरीके से उसने किया है और ए का जो एक्ट है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ दोनों की सिमिलर इंटेंशन हो सकती है कि उसको इंजरी देने की, लेकिन यहाँ पे बी की जो इंटेंशन है वो टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ हम उस चीज को
कनेक्ट कर सकते हैं कि ये सिमिलर इंटेंशन के अंडर आएगा और वो दोनों अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे, एक दूसरे के लिए लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब क्लॉज 7। देखिए अब कोई भी बात है, देखिए अगर कोई एक पर्सन एक्ट करता है, आधा एक्ट करता है और आधा उस एक्ट का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक डेथ में कन्वर्ट हो जाता है या ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या उसके लिए वो लायबल होगा कि उसने आधा एक्ट किया आधा नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल वो उसके लिए लायबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताएगा वेन एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट बाय एन ओमिशन, उसने आधा एक्ट किया आधा नहीं किया, इज टू बी अंडरस्टूड दैट कॉजिंग ऑफ इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। हम उसको आधे एक्ट को और आधे ओमिशन को सेम एक्ट मानेंगे। मैंने आपको बताया था एक्ट जो है वो इंक्लूड करता है एज वेल एज इलीगल ओमिशंस। अगर हमने कोई भी चीज नहीं की, आदि काम किया है, जो हमारी ड्यूटी थी वो नहीं की थी। इलीगल ओमिशन का मतलब है जहां आपकी ड्यूटी थी वो आपने नहीं की। आप आधा काम करते हो आधा नहीं करते तो उसके लिए आप लाइबल होगे और वो हम सेम ही ऑफेंस मानेंगे, भले ही आपने उसको कंप्लीट नहीं किया हो उस ऑफेंस को, उस एक्ट को, तो भी वो एक कंप्लीट ऑटोमेटिक मानी जाएगा। यहाँ पे पार्टली बाय एन एक्ट है, पार्टली बाय एन ओमिशन है, आधा किया आधा नहीं किया कि भाई। अब जैसे देखिए मैं आपको सिंपल एक मीनिंग बताऊं। एक पर्सन है ए नाम का, बी नाम का पर्सन के पास एक गाड़ी है। अब वो गाड़ी वो थोड़ी अपवर्ड्स में खड़ी है, मतलब कि ऊंची जगह पर खड़ी है और उस गाड़ी के टायर के आगे एक पत्थर रखा हुआ है। अब ए पर्सन वहां पे जो है आगे काम कर रहा है उस गाड़ी के आगे, थोड़ी आगे, लेकिन उसका ध्यान नहीं है उस गाड़ी की तरफ। अब बी पर्सन यहाँ पे क्या करता है, उस पत्थर को वहां से हटा देता है आगे से, गाड़ी के टायर के आगे से। अब गाड़ी क्या है, ऑटोमेटिक ही वहां से चल के बी को जो है डेथ कॉज कर देती है, उससे उसकी डेथ कॉज हो जाती। अब यहाँ पे बी ने एक्ट क्या किया, सिर्फ उस पत्थर को हटाया। उसने क्या किया, पार्टली एक्ट किया पत्थर को हटाना। पार्टली ओमिशन क्या था, वो चाहता था उस गाड़ी को रोक सकता था या उसकी स्टेयरिंग को घुमा सकता था या कुछ भी कर सकता था, उसको आवाज भी दे सकता था कि भाई यहाँ से हट जा, गाड़ी आ रही है पीछे से, लेकिन उसने नहीं किया। उसने आधा एक्ट किया, पार्टली एक्ट एंड पार्टली इफेक्ट, जो कि इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको हम पूरा ही कंप्लीट एक एक्ट मानेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी हमारा इलीगल ओमिशन था इसलिए मैं इस चीज के लिए लायबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ लायबल पत्थर हटाने के लिए रहूंगा। नहीं, आप उसकी डेथ कॉज के लिए लायबल रहोगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी हुई है, ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ। वो इंटेंशन उसकी थी जेड की डेथ कॉज करने की। और डेथ कैसे हुई कॉज, देखिए पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। अब उसने खाना नहीं दिया, पार्टली इलीगली ओमिटिंग फूड, उसने उसकी ड्यूटी क्या थी, उसको खाना देने की, लेकिन उसको खाना नहीं दिया। एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, उसने जेड को इतना मारा कि उसकी तबीयत और उसका शरीर में जो है बिल्कुल भी जान नहीं बची, ताकत नहीं बची थोड़ी बहुत भी। और जो वो उसकी जो बॉडी रिकवर कर सकती थी उस फूड के थ्रू, लेकिन उसने वो फूड भी नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने मर्डर कमिट किया है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी, डेथ कॉज करने की। उसने पार्टली एक्ट क्या किया, उसको मारा, खूब पीटा उसको। पार्टली ओमिशन क्या किया, उसको खाना नहीं दिया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कंप्लीट एक एक्ट बन गया है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ बीटिंग के लिए लायबल रहेंगे, नहीं, आप उसकी कंप्लीटली डेथ के लिए लायबल रहोगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की और आपने पार्टली एक्ट किया था, पार्टली उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक हो गया। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं When an act is committed by means of several acts, जहाँ पे आपने several acts किए हों किसी offense को करने के लिए, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any person commit the offense। देखिए आप सिंपल से मैं आपको बात बताऊं, यदि कोई पर्सन वॉलेंटरली आपको कोऑपरेट करता है किसी भी ऑफेंस को करने में, जो कि ऑफेंस कब बनता है, सेवरल एक्ट को करने में, जहाँ की आपने 4-5 एक्ट किए हों, वो 4-5 एक्ट अपने आप में ही सफिशिएंट नहीं है उस चीज को, ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपने वो 4-5 पार्ट में जो आपने वो एक्ट किया है वो तब मिलके एक एक्ट बनता है और उस एक्ट से किसी की डेथ होती है, तब हम आपको मानेंगे कि भाई हाँ आपने वो एक्ट जो है किया है, आपने कोई ऑफेंस किया है, भले ही वो आपने सिंगली किया हो, अकेले ने किया हो, या ज्वाइंटली आपने किसी और पर्सन के साथ मिलकर काम किया हो। लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है, आपने इंटेंशनली उसको कोऑपरेट किया हो उस
ऑफेंस को करने के लिए। ठीक है, अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड। अब ए और बी ने एग्री किया कि भाई जेड को मारेंगे बाय सेवरल एंड एट डिफरेंट टाइम गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। ए और बी ने एग्री किया जेड को मारने के लिए। अब उन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि भाई अलग अलग टाइम पे 2 घंटे में 3 घंटे में हम छोटी छोटी उसको जो है जहर की जो है डोज देंगे। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। दोनों ने एग्रीमेंट किया और दोनों उसी के एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था, एग्री हुए थे हम, वो देने लगे उस चीज को। जेड डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर टू हिम। देखिए, अब सेवरल डोज क्या है, ये सेवरल एक्ट है, लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। उन्होंने छोटे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, उन्होंने 2-2 ग्राम या 1-1 ग्राम जो है वो पॉइजन दिया उसको, जेड को, लेकिन 2 ग्राम सफिशिएंट नहीं था। लेकिन उनको पता था कि यार अगर एक साथ दे देंगे ना तो हम फंस सकते हैं, हम पता पड़ जाएगा कि भाई हाँ इन्होंने मारा है या इन्होंने हमसे ये इनको खाना वाना खिला देते, तो उनको शक था कि भाई थोड़ा थोड़ा करके देंगे, 10-20 दिन में ये ऑटोमेटिक मर जाएगा। एग्रीमेंट उनको दोनों का यही हुआ, छोटी छोटी डोज देंगे 2-2 ग्राम के, और 10 ग्राम पे ये जो है मर जाएगा। 10 ग्राम को उन्होंने 5 दिन में डिवाइड कर दिया, या 5 हम कह सकते हैं 5 टाइम में जो उसको दे दिया कि भाई एक दिन में 2 ग्राम देंगे, या फिर सुबह 2 ग्राम देंगे, शाम को 2 ग्राम देंगे। ऐसे कर करके उन्होंने 10 ग्राम का जो है एक आइडिया लिया, और 10 ग्राम को आइडिया के हिसाब से उन्होंने सेवरल डोज बना दी, उनकी छोटी छोटी पुड़िया जो है बना के उसको दे दी। अब देखिए, ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट। अब ए और बी जो है इंटेंशनली कोऑपरेट करते हैं इन द कमीशन ऑफ मर्डर। ईच ऑफ देम डज एन एक्ट विद डेथ इज कॉज। उन्होंने वो काम किया जिससे कि उसकी डेथ हो सकती है, जो वो एक्ट है उससे डेथ हो जाए। दे बोथ आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस थो देयर एक्ट आर सेपरेट। भले ही उनका एक्ट जो है वो सेपरेट है, लेकिन उनकी इंटेंशनल उन्होंने कोऑपरेट किया है, और सेवरल एक्ट को मिला के एक एक्ट बना है। उस चीज को हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि जी हम सिर्फ इस चीज के लिए लायबल है आधे एक्ट के लिए, या हमने सिर्फ इतना दिया, हम तो डेथ करना ही नहीं चाहते थे, तो डेथ अपने आप होगी। लेकिन आपका जो सेवरल एक्ट है, उस सेवरल एक्ट को मिला के, 4-5 एक्ट को मिला के ऑटोमेटिक एक एक्ट अपने आप में ही कंप्लीट जो बन जाता है, उसको लिए हम इसको लायबल कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन और इसमें फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए यहाँ पे ये इंटेंशनली कोऑपरेट करता है इधर सिंगली और जॉइंटली, लेकिन उनका कमीशन क्या था उस चीज को करने के लिए। इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को आप सिमिलर इंटेंशन के साथ मैच मत कीजिएगा, वरना आपको साथ कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे एक और अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर। ए और बी जो है वो जेलर है। एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर। जेड की उनके पास जो है, जेड एक कैदी है, उनके पास ड्यूटी थी उस चीज को निगरानी रखने के लिए। अल्टरनेटिव फॉर 6 आवर एट ए टाइम। दोनों की 6-6 घंटे की ड्यूटी थी, 6 घंटे वो करेगा, 6 घंटे वो करेगा। ए एंड बी इंटेंटिंग टू कॉज जेड डेथ। ए और बी की इंटेंशन क्या थी कि भाई जेड की हमें डेथ कॉज करनी है, ये पूरे दिन हमें परेशान करता है, ना कुछ खाने देता, नई नई अपनी डिमांडें करता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, दोनों की इंटेंशन क्या थी, जेड की डेथ कॉज करने की। नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग। दोनों ने किया कि भाई देखो ऐसा 6 घंटे की मेरी ड्यूटी है, 6 घंटे की तेरी है। 6 घंटे जब तेरी ड्यूटी रही उसको खाना तू मत दियो, और 6 घंटे जब मेरी रहेगी जब मैं ना दूंगा। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट बाय इलीगली ओमिटिंग। दोनों ने इलीगल ओमिट किया। ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस। अपने टाइम पे जो 6 घंटे की ड्यूटी थी उसके हिसाब से। टू फर्निश जेड विद फूड सप्लाइड टू देम फॉर दैट पर्पज। कि भाई खाना उसको हम नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। जेड जो है डाइज ऑफ हंगर। जेड बेचारा भूख से मर गया, उसकी बॉडी जो है उसकी पावर उसकी इतनी कम हो गई थी, वो अपने आप में ही 5 दिन में 10 दिन में वो ऑटोमेटिक मर गया। बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड। अब यहाँ पे देखिए दोनों गिल्टी हैं, क्योंकि दोनों ने इंटेंशनली नॉलेज के साथ उस चीज को ऑफेंस को कम करने के लिए दोनों की यहाँ पे इंटेंशन थी मारने की, और दोनों ने ही खाना नहीं दिया अपने अपने टाइम पे। तो यहाँ पे दोनों की जो है गिल्टी होंगे मर्डर के लिए। भले ही देखिए, अब मैं छोटा सा इसको यहीं पे एक्सटेंड करता हूँ। ए ने उसको खाना दिया नहीं दिया 4 दिन, बी ने उसको खाना नहीं दिया 5 दिन। अब 5 दिन जैसे ही उसने उसको खाना नहीं दिया वो उसी दौरान मर गया। अब बी सिर्फ ये नहीं कह सकता
सॉरी, ए ये नहीं कह सकता है कि जी वो तो बी की प्रेजेंस में मरा था, कि बी की जब ड्यूटी थी वो तब मरा था और उसने खाना नहीं दिया 5 दिन तक, मैंने तो सिर्फ 4 दिन नहीं दिया, उसने तो जी 5 दिन नहीं दिया, इसलिए तो लाइबल तो वो रहेगा, मैं थोड़ी रहूंगा। नहीं, यहाँ पे आपकी नॉलेज थी उस चीज को पर्सन की डेथ करने के लिए, तो यहाँ पे दोनों की दोनों और आपने इंटेंशनली उस चीज को कोऑपरेट किया था, उसमें इंगेज हुए थे, तो यहाँ आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जी वो उसकी प्रेजेंस में या उसकी ड्यूटी के दौरान वो मरा तो मैं उस चीज के लिए लाइबल नहीं रहूंगा। आप दोनों के दोनों ही लाइबल रहोगे। नेक्स्ट देखिए, हम इलस्ट्रेशन को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ए इज जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड प्रिजन, जेड की जो है जेड जो एक कैदी उसकी ड्यूटी थी ए के पास। इंटेंटिंग, ए की इंटेंशन थी जेड की डेथ कॉज करने की, और वो उसको खाना नहीं दे रहा था जेड को। अब इसी दौरान जब उसने उसको खाना नहीं दिया तो जेड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। लेकिन बट दिस स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, यहाँ पे जो भूख जो थी या फिर जो उसकी सेहत जो उसकी कम हुई थी वो सफिशिएंट नहीं थी अपने आप में ही कि भाई उसको डेथ हो जाए उसकी। अब ए इज डिसमिस फ्रॉम हिज ऑफिस, अब जेलर ने जो है उसको, ए भाई साहब को निकाल दिया नौकरी से, उनको पता पड़ गया कि भाई ये तो इसके साथ जाति कर रहा है। बी को उसके जगह अपॉइंट किया गया, लेकिन बिना विदाउट कॉल्यूजन और कॉपरेशन विद ए, यहाँ पे देखिए विदाउट कॉल्यूजन और कॉपरेशन विद ए, उसने कॉपरेट नहीं किया बी के साथ। इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, अब उसने भी उसके साथ भड़ास निकालनी शुरू कर दी, अच्छा तूने मेरे साथी को निकलवा दिया, ले भाई मैं भी तेरे को खान नहीं दे रहा। नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाई टू कॉज जेड डेथ, जब उसको पता था कि भाई उसकी बॉडी जो है उसकी पावर जो है वो बहुत कम हो चुकी है, उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रही है कि भाई अगर उसको एक दिन भी हमने खाना नहीं दिया, एक टाइम भी खाना नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। उस चीज को जानते हुए भी नोइंगली लाइकली देयर बाई टू कॉज जेड डेथ, उसकी जेड की डेथ हो जाएगी और जेड जो है उसी कारण मर गया। ए बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यहाँ पे देखिए बी जो है गिल्टी होगा मर्डर के लिए, बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, हम यहाँ पे देखिए कोऑपरेट वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे उसने कोऑपरेट नहीं किया बी के साथ, इसलिए ए इज ओनली ए इज गिल्टी ओनली ऑफ है ना अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ये यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होगा और बी जो है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया था इंटेंशनली, उसने बाद में उसको अलग से ज्वाइन किया उस चीज को, लेकिन अगर आप बाद में भी आप ज्वाइन करते हो तो आप उस एक्ट के लिए लाइबल रहोगे, पहले वाले के लिए नहीं रहोगे, या फिर जो पहले वाले ने आधा काम किया था वो सिर्फ वहीं तक के लिए लाइबल रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इंटेंशन आपस में नहीं थी, उन लोगों ने आपस में आइडिया शेयर नहीं किया था। लेकिन इलस्ट्रेशन आप बी को पढ़ोगे ध्यान से तो वहां पे देखिए दोनों की यहाँ पे क्या थी, मैं आपको दिखा दूं एक मिनट, इस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बार बार पढ़िएगा, मैं आपको कहता हूँ तभी आपको ये जो है डिफरेंशिएट इनके बीच में समझ में आएगा। ए एंड बी इंटेंटिंग टू कॉज जेड डेथ, यहाँ पे देखो दोनों की इंटेंशन थी, लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी कॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी उसकी डेथ कॉज करने की। देखिए यहाँ पे विदाउट कॉल्यूशन आया था, विद कॉपरेशन विद ए के साथ उसकी कोई सांठगांठ नहीं थी उस चीज को मारने के लिए, तो उसने वो अपने एक्ट के लिए लाइबल है, दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल नहीं है। तो आज हमारा जो है ये जनरल क्लोजेज जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। पनिशमेंट जो है मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 में जो है पनिशमेंट दे रखी है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। पनिशमेंट जो है सेक्शन 4 में दी गई है, आईपीसी में 5 थी, इस बार 6 हो गई हैं। 6 जो हमारी है वो कम्युनिटी सर्विस जो है वो ऐड की गई है इस बार। तो कम्युनिटी सर्विस के ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ, आप आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप अभी देख लीजिए कि उसके बारे में क्या है, क्यों है, कौन से ऑफेंसेस में उसको देते हैं, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, क्या उसके रिफॉर्म्स होंगे, क्या नहीं होंगे। तो आज का लेक्चर बस इसके लिए, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और साथ ही बने रहिए बैरिस्टर बाबू चैनल से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।